अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम आपकी खिदमत में एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन, और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, यानी इंसान की ग़िज़ा में क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। आज हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। The nutritional requirements of human and other animals are relatively complex as compared to plants. इंसान और दूसरे जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पौधों की ज़रूरियात की निस्बत काफ़ी पेचीदा होती हैं। Like other animals, the nutrients used by human include carbohydrates, lipids, nucleic acid, proteins, minerals, vitamins. दूसरे जानवरों की तरह इंसान जिन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करता है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स शामिल हैं। Besides these nutrients, they also require water. इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा उनको पानी की भी ज़रूरत होती है। अब ये जो हमने नाम लिए हैं अभी, इन सब न्यूट्रिएंट्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे। इनकी इम्पोर्टेंस और इनके बॉडी में रोल को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। तमाम जानदारों के लिए, जिनमें जानवर ख़ास तौर पर शामिल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के बुनियादी ज़राए हैं। About half to 2/3 of the total calories every animal consumes daily are from carbohydrates. हर जानवर रोज़ाना जितनी कैलोरीज इस्तेमाल करता है उनकी आधी से 2/3 तादाद कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है। ग्लूकोज इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। ग्लूकोज वो कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अदर यूज़फुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। जबकि दूसरे कारामद कार्बोहाइड्रेट्स में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी शामिल होती है। Humans get carbohydrates from the foods like bread, pastas, beans, potatoes, bran, rice and cereals. इंसान कार्बोहाइड्रेट्स को जिस खुराक से हासिल करते हैं इसमें रोटी, पास्तास, आटा, फलियां, आलू और चावल शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर दी मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सबसे आम ज़राए में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट फॉर बॉडी। प्रोटीन और लिपिड्स जिस्म की अहम तामीराती अज्जा हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एनर्जी। लेकिन ये भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड कैन इंक्रीज ए पर्सनस कोलेस्ट्रॉल लेवल। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का बाइस है। An increased cholesterol level may eventually result in the clogging of arteries and ultimately heart diseases. कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना आर्टरीज़ में रुकावट डालता है और अल्टीमेटली दिल की बीमारियों का बाइस बनता है। ये हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लिपिड्स को। Lipids present in the food are composed of fatty acids bonded to glycerol. खुराक में शामिल ग्लिसरॉल के साथ जुड़े फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होती हैं।
The fatty acids of lipids may be saturated or unsaturated. Lipids में मौजूद fatty acids saturated या unsaturated होती हैं. Saturated fatty acids have all of their carbon atoms bonded to the hydrogen atoms. Saturated fatty acid में तमाम कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं. Unsaturated fatty acids have some of their carbon atoms double bonded in place of a hydrogen atom. जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड भी होते हैं जो कार्बन एटम्स ने हाइड्रोजन की बजाय आपस में बनाए होते हैं. Generally, the lipids containing saturated fatty acid are solid at room temperature. आमतौर पर कमरे के टेम्परेचर पर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लिपिड्स वाले लिपिड जो होते हैं वो ठोस होते हैं. The lipids containing unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले लिपिड्स आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं. For example, butter contains nearly 70% saturated and 30% unsaturated fatty acids. मिसाल के तौर पर मक्खन में 70% सैचुरेटेड और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. On the other hand, sunflower oil contains nearly 75% saturated fatty acids, जबकि सूरजमुखी के तेल में 75% जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. Lipids are used to form membranes, the sheaths around neurons and certain hormones. Lipids, membranes, न्यूरॉन के गिर्द शीट और चंद हार्मोन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. Lipids are also extremely useful energy sources. Lipids एनर्जी के बहुत मुफीद ज़राए भी होते हैं. 1 gram of lipids contain 9 kilocalories of energy. लिपिड्स के 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज जितनी एनर्जी मौजूद होती है. Important sources of lipids include milk, butter, cheese, eggs, mutton, fish, mustard seeds, coconut and dry fruits, etc. लिपिड्स के अहम ज़राए में दूध, मक्खन, पनीर, अंडे, गोश्त, मछली, सरसों के बीज, कोकोनट और खुश्क मेवा जात शामिल हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं. प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलिस. प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन्स और ऑर्गेनेलिस का एक अहम जुज़्व होती हैं. They are also the major components of muscles, ligaments and tendon. इसके अलावा ये मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं. So, we use protein for growth. हम प्रोटीन को ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं. Many proteins play role as enzymes. इसके अलावा कई प्रोटीन्स एंजाइम के तौर पर भी काम करती हैं. प्रोटीन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी. प्रोटीन्स एनर्जी के हसूल के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं. 1 gram of proteins contain 4 kilocalories of energy. प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज जितनी एनर्जी मौजूद होती है. Dietary source of proteins are meat, eggs, grains, legumes and dairy products such as milk and cheese. ग़िज़ाई सोर्सेज प्रोटीन की हमें गोश्त, अंडों, अनाज और लेग्यूम से मिलती हैं, जबकि डेयरी प्रोडक्ट्स में हम मिल्क और पनीर वगैरह से
प्रोटीन हासिल करते हैं। प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स में भी तब्दील किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल्स। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन बॉडी। मिनरल्स ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो ज़मीन के अंदर बनते हैं और जिन्हें जिस्म में तैयार नहीं किया जा सकता। They play important role in various body functions and are necessary to maintain health. ये जिस्म के कई अफ़ाल में अहम किरदार अदा करते हैं और सेहत के लिए भी ज़रूरी होते हैं। Most of the minerals in human diet come directly from plants and water or indirectly from animal foods. इंसान की खुराक में मौजूद मिनरल ज़्यादातर बिला वास्ता पौधों और पानी से, जबकि बिल वास्ता जानवरों पर मुश्तमिल खुराक से हासिल होते हैं। मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स। मिनरल्स की बड़ी इकसाम मेजर और ट्रेस मिनरल्स हैं। Major minerals are required in the amounts of 100 milligrams or more per day. Major minerals की रोज़ाना की ज़रूरत 100 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा है, while trace minerals are required in amounts less than 100 milligram per day. जबकि trace minerals की रोज़ाना की ज़रूरत 100 मिलीग्राम से कम होती है। The role of major and minor minerals in the human body are given in table 8.2. इंसानी जिस्म में इन मिनरल्स के अहम किरदार को टेबल 8.2 में बताया गया है। अब हम ये टेबल देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कौन सा मिनरल बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है सोडियम। फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, जिस्म में फ्लूइड बैलेंस को कायम करता है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, और इसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम। फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, इसका भी काम फ्लूइड बैलेंस करना है बॉडी में और एक्ट्स एज को फैक्टर टू एंजाइम। इसके अलावा ये एंजाइम के को फैक्टर के तौर पर भी काम करता है। देन है हमारे पास क्लोराइड। फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, इसका भी मेन काम फ्लूइड बैलेंस करना है। कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये एक अहम जुज़ होता है। और ये तीनों मिनरल्स जो हैं सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड इम्पोर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल्स के सिकुड़ने में इम्पोर्टेंट होते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। नर्व इम्पल्सिस को, उसकी जो ट्रांसमिशन होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर, हार्ट फंक्शंस और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम रोल अदा करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मिनरल है कैल्शियम। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग का ये अहम फैक्टर होता है। देन है हमारे पास मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ, और इनका भी काम ऑलमोस्ट कैल्शियम जैसा ही होता है। ये हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट और उनको मेंटेन करने में अपना रोल अदा करते हैं। अब ये जो हमने ये पढ़े हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, ये सब के सब हमारे पास मेजर मिनरल्स थे और ये हमें 100 मिलीग्राम या इससे अबव डेली की रिक्वायरमेंट में चाहिए होते हैं। अब हम ये जो पढ़ेंगे ये ट्रेस एलिमेंट्स है जो कि 100 मिलीग्राम से कम हमें रोज़ की अमाउंट इनकी चाहिए होती है। सबसे पहले है हमारे पास आयरन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, इसका काम क्या है कि ये ऑक्सीजन की तरसील और उसको स्टोर करता है। देन है जिंक, एड्स इंसुलिन एक्शन, ये इंसुलिन के कामों में मदद करता है।
हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और इसके अलावा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी इसका रोल होता है। और ये दोनों आयरन और जिंक जो हैं एक्ट एज एंजाइम ऑफ कोफैक्टर सपोर्ट इम्यून फैक्टर्स फंक्शंस। ये एंजाइम के कोफैक्टर को सपोर्ट करते हैं और इसके अलावा इम्यून सिस्टम की भी मदद करते हैं। देन है हमारे पास कॉपर, एक्ट्स एज एंजाइम कोफैक्टर, ये एंजाइम के कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। क्रोमियम हेल्प्स इन इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन को एक्शन करने में मदद करता है। देन है फ्लोराइड, स्टेबलाइजेज बोन मिनरल एंड हार्डन टीथ एनामेल, ये जो हमारे दांतों की कवरिंग है उसको सख्त करता है और हड्डियों में मिनरल्स के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। देन है हमारे पास आयोडीन, एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शंस, जो आयोडीन होती है वो थायराइड के नॉर्मल फंक्शन को कैरी करने में मदद करती है। ये थे हमारे पास मिनरल्स। ठीक है, अब हम रोल देखेंगे कैल्शियम और आयरन का हमारी बॉडी में क्या है। रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ, हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट और इनकी बका के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स। कैल्शियम खून के जमने कैल्शियम सेल मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू की बका और कई एंजाइम को काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम ऑल्सो एड इन ब्लड क्लॉटिंग, इसके अलावा कैल्शियम खून के जमने यानी क्लॉटिंग में भी मदद करता है। ह्यूमन गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क, चीज़, एग यॉक, बीन्स, नट्स, कैबेज एक्सेट्रा। इंसान कैल्शियम को दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, फलियां, नट्स और गोभी वगैरह से हासिल करता है। डेफिशिएंसी और कैल्शियम causes spontaneous discharge of nerve impulses which may result in tetany. Bone also becomes soft, blood clots slowly and wounds heal slowly. कैल्शियम की कमी से नर्व इम्पल्सेस खुद ब खुद जारी होने की बीमारी हो सकती है, जिसके नतीजे में टेटनी हो जाती है, या इसकी कमी से हड्डियां भी नरम पड़ जाती हैं और खून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमता है और ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होते। ये रोल है हमारे पास कैल्शियम का। अब हम देखते हैं कि आयरन का क्या रोल है। आयरन प्लेज ए मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। आयरन जिस्म में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट यानी उसकी तरसील और इसके ज़ख़ीरा करने में अहम किरदार अदा करता है। It is a component of hemoglobin in red blood cells and myoglobin in muscle cells. ये रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन्स और मसल्स में मायोग्लोबिन का अहम जुज़ होती है। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो रिक्वायर्स आयरन। इसके अलावा सेल में एनर्जी पैदा करने के अमल को भी आयरन की ज़रूरत होती है। It acts as cofactor for many enzymes of cellular respiration. ये अहम मिनरल्स अहम एंजाइम्स के कोफैक्टर के तौर पे भी काम करता है, जो कि सेल की रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। आयरन ऑल्सो सपोर्ट्स इम्यून फंक्शंस। आयरन जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को भी मदद करता है। ह्यूमन्स गेट आयरन फ्रॉम रेड मीट, एग यॉक, होल व्हीट, फिश, स्पिनच, मस्टर्ड एक्सेट्रा। इंसान आयरन को गोश्त, अंडों की जर्दी, गंदम, मछली, पालक और सरसों वगैरह से हासिल करता है। इट्स डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड, जबकि आयरन की कमी दुनिया भर में होने वाली ग़िज़ाई कमियों में सबसे ज़्यादा है। आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज़ एनीमिया, और आयरन की कमी की वजह से
खून की बीमारी पैदा हो जाती है जिसको एनीमिया कहते हैं। Good calcium nutrition along with low salt and high potassium intake prevents from hypertension and kidney stones. खुराक में मुनासिब कैल्शियम और साथ साथ कम नमक और ज़्यादा पोटेशियम लेना हाइपरटेंशन और किडनी स्टोन से बचाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है विटामिन्स। Vitamins are the chemical compounds that are required in low amount but are essential for normal growth and metabolism. Vitamins ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी जिस्म को इंतहाई कम मिकदार में ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ना मुहैया हो तो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाते हैं। विटामिन्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। विटामिन्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, जो कि फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, एंड दी वाटर सोल्यूबल। और दूसरे जो ग्रुप है वो हमारे पास है ऐसे विटामिन जो वाटर में हल हो जाते हैं, जैसा कि विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब इन सारे विटामिन्स को हम बारी बारी पढ़ेंगे कि हर एक विटामिन का क्या रोल होता है। विटामिन ए वॉज द फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन आइडेंटिफाइड। विटामिन ए वो पहला फैट सोल्यूबल विटामिन था जिसको डिस्कवर किया गया था 1913 में। It combines with a protein called opsin to form rhodopsin in rod cell of the retina of eye. ये विटामिन आँख के रेटिना के रॉड सेल्स में एक प्रोटीन जिसका नाम ऑप्सिन है उसके साथ मिलता है और रेडोप्सिन बनाता है। When विटामिन ए इज़ इनएडिक्वेट, अगर विटामिन की अमाउंट कम हो जाए, द लैक ऑफ रेडोप्सिन मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू सी इन डिम लाइट, तो रेडोप्सिन इतना वीक हो जाता है या रेडोप्सिन जो है वो नहीं बनता, जिसकी वजह से डिम लाइट में नज़र आना मुश्किल हो जाता है। It is also involved in cell differentiation, a process through which embryonic cell transform into mature cells with specific functions. ये सेल्स के मखसूस बन जाने के अमल यानी डिफ्रेंसिएशन में भी हिस्सा लेता है, और ये वो अमल है जिसमें एम्ब्रियोनिक सेल्स मखसूस फेल सर अंजाम देने वाले बालिग सेल्स में तब्दील होते हैं। विटामिन ए ऑल्सो सपोर्ट्स बोन ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शंस। इसके अलावा विटामिन ए जिस्म के दिफाई फेल और हड्डियों की ग्रोथ में भी मदद करते हैं। Cooking or heating destroys the water soluble vitamins more easily than the fat soluble vitamins. पकाने या बहुत ज़्यादा गर्म करने से वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फैट सोल्यूबल vitamins. Fat soluble vitamins are much less extracted from the body as compared to water soluble vitamins. वाटर soluble vitamins की निस्बत फैट soluble vitamins का जिस्म से कम इखराज होता है। This means that levels of water soluble vitamins in the body can decrease more quickly, leading to vitamin deficiency. इसका मतलब है कि जिस्म में वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की मिकदार ज़्यादा जल्दी कम हो जाती है, जिसके नतीजे में विटामिन की कमी हो सकती है। अब आगे आपको ये एक टेबल नज़र आ रहा है। इस टेबल में हम देखेंगे कि विटामिन्स कौन कौन से हैं और किस सोर्स पे हमें मिलते हैं, उनके फंक्शन क्या है और उनकी डेफिशिएंसी क्या है। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि विटामिन ए। विटामिन ए की जो सोर्स है वो है लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, कैरेट्स, येलो फ्रूट्स, फ़िश, लिवर, एग, मिल्क एंड बटर, यानी कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, पालक और गाजर वगैरह, जर्द फल,
मछली, जिगर, अंडे, दूध और मक्खन वगैरह से ये हमें मिलता है। और इसका फंक्शन क्या है? विजन इन डिम लाइट, कम लाइट में देखना, सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल को डिफ्रेंशिएट करना, ग्रोथ करना और कुव्वत मुदाफ़ियत में अमल करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पुअर ग्रोथ होती है, यानी कि ग्रोथ कम होती है, ब्लाइंडनेस, अंधापन हो सकता है और ड्राई स्किन यानी कि खुश्क जिल्द की बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन सी। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट से हमें मिलता है, फैटी ग्रीन वेजिटेबल्स, बीफ लिवर। तुर्श फल जो होते हैं उनसे मिलता है हमें, पत्तों वाली सब्जियों से मिलता है और गाय के जिगर में पाया जाता है। इसके फंक्शंस क्या हैं? कोलेजन फॉर्मेशन, कोलेजन को बनाता है, हीलिंग ऑफ वुंड्स, ज़ख्मों को भरता है, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम का काम करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है? स्कर्वी एक बीमारी का नाम है जिसमें फिटीग होती है, पुअर वूंड हीलिंग होती है, यानी कि थकावट फील होती है और ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होते। इसके अलावा ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स, मसूड़ों और जोड़ों में से खून रिसता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी। इसकी सोर्स है जी फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी एंड बटर सिंथेसाइज्ड इन स्किन। मछली के जिगर का तेल, दूध, घी और मक्खन, और ये जिल्द में भी तैयार होती है। इसके फंक्शंस क्या हैं? मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस की मिकदार को कंट्रोल करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स होती हैं इन चिल्ड्रन, बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है, ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ये दोनों जो हैं ये बोन की बीमारियां हैं। माइन्यूट क्वांटिटीज़ ऑफ विटामिन सी आर प्रेजेंट इन मसल्स, मसल्स में विटामिन सी की मिकदार बहुत कम होती है। सिंस मीट कंसिस्ट ऑफ मसल सो इट इज़ नॉट ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, हालांकि गोश्त मसल्स पर मुश्तमिल होता है इसलिए ये विटामिन सी का अच्छा ज़रिया नहीं होता। अब है जी हमारे पास विटामिन सी, जिसका दूसरा नाम या साइंटिफिक नेम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड भी है। विटामिन सी पार्टिसिपेट्स इन मैनी रिएक्शंस, विटामिन सी बहुत से रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। इट इज़ नीडेड टू फॉर्म कोलेजन, ए फाइब्रस प्रोटीन दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यूज़। ये एक फाइब्रस यानी रेशादार प्रोटीन यानी कोलेजन के बनने के अमल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोलेजन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द हीलिंग ऑफ वुंड्स, और कोलेजन ज़ख्मों के भरने के लिए भी ज़रूरी होती है। विटामिन सी इन वाइट ब्लड सेल्स एनेबल्स द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। वाइट ब्लड सेल्स में विटामिन सी जिस्म के इम्यून सिस्टम को के अफ़ाल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। We get vitamin C from citrus foods, for example, oranges, lemons, and grapefruit, leafy vegetables, leafy green vegetables, beef liver, etc. हम विटामिन सी को तुर्श फलों मसलन माल्टा, चकोतरे और लीमू और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों, गाय के जिगर वगैरह से हासिल करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज़ कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस थ्रू आउट द बॉडी। इसकी कमी से सारे जिस्म में कनेक्टिव टिश्यू में तब्दीलियाँ आती हैं। द डिज़ीज़ नोन एज स्कर्वी रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ विटामिन सी, जबकि एक बीमारी जिसका नाम स्कर्वी है इसकी कमी भी हो जाती है। इन दिस कंडीशन द सिंथेसाइज्ड कोलेजन इज़ अनस्टेबल, और इस बीमारी में कोलेजन बहुत ज़्यादा गैर मुस्तहकम हो जाता है, यानी कि स्टेबल नहीं रहता। सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी इंक्लूड मसल एंड जॉइंट पेन, स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, स्लो वूंड हीलिंग एंड ड्राई स्किन। और इसकी अलामात में मसल्स और जोड़ों में दर्द,
सूजे हुए, खून रिसते हुए मसूड़े, ज़ख़म का आहिस्ता मुंदमिल होना और खुश्क जिल्द वगैरह शामिल हैं। ये हो गई जी विटामिन सी। और अब हम देखते हैं कि विटामिन डी का क्या रोल है। विटामिन डी, the best known function of vitamin D is to help regulate blood level of calcium and phosphorus. विटामिन डी का सबसे अहम काम खून में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार को कंट्रोल करना है। विटामिन डी increases the absorption of these minerals from intestine and their deposition in bones. विटामिन डी इन मिनरल्स का इंटेस्टाइन से जज़ब करता है और हड्डियों में जमा करता है और विटामिन की हेल्प की वजह से। विटामिन डी इज़ मेनली फाउंड इन फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी एंड बटर एक्सेट्रा। ये विटामिन मछली के जिगर के तेल, दूध, घी और मक्खन वगैरह में पाया जाता है। It is also synthesized by skin when ultraviolet radiations from the sun are used to convert a compound into vitamin D. हमारी जिल्द में भी इस विटामिन को तैयार किया जाता है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज इस्तेमाल करती है हमारी जिल्द, तो वो एक कंपाउंड को विटामिन डी में तब्दील कर देती है। लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी अफेक्ट्स बोन्स। विटामिन डी की लंबे अरसे तक कमी हड्डियों पर असर करती है। इन चिल्ड्रन बच्चों में विटामिन डी deficiency leads to rickets, a condition in which bones weaken and bow under pressure. बच्चों में इसकी कमी रिटिक्स की वजह से रिटिक्स होती है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जब उन पर बॉडी का प्रेशर पड़ता है तो वो टेढ़ी हो जाती हैं। इन अडल्ट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज ओस्टियोमलेशिया, जबकि बड़ों में विटामिन डी की कमी ओस्टियोमलेशिया कहलाती है। एक टर्म यूज़ होती है इस डेफिशिएंसी के लिए, जिसका मतलब है सॉफ्टनिंग बोन, यानी कि इसमें बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स इन दी बोन, और जिससे हड्डियों के टूटने का ख़तरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे पास है effects of water and dietary fibers. Strictly speaking, water and dietary fibers are not considered as nutrient. अगर हम strictly speaking करें तो पानी और dietary fibers न्यूट्रिएंट्स में शामिल नहीं होते, बट दे डू प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ, लेकिन फिर भी इनका ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है। अप्रॉक्सीमेटली, अब हम इसको देखते हैं कि वाटर का क्या रोल है। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ अडल्ट बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर। तकरीबन 60% एक बालिग जिस्म जो है वो पानी से बना होता है। नियरली ऑल लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एन एक्वस वाटरी इन्वायरमेंट। ज़िंदगी की बका के लिए होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को आबी मीडियम की ज़रूरत होती है। वाटर ऑल्सो फंक्शंस एज द इन्वायरमेंट इन विच वाटर सोल्यूबल फूड स्टफ इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड इन यूरिन। पानी वो माहौल भी फ्राहम करता है जिसमें पानी में हल पजीर डाइजेस्टेड खुराक इंटेस्टाइन में जज़ब हो सके और इसी तरह बेकार मवाद को यूरिन की सूरत में जिस्म से खारिज किया जा सके। एन अदर एसेंशियल रोल ऑफ वाटर इज़ टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर थ्रू इवेपोरेशन एज इन स्वेटिंग। पानी का एक और अहम किरदार इवेपोरेशन के ज़रिए पसीना लाकर जिस्म का टेम्परेचर मुस्तगिल रखना होता है। Severe dehydration may result in cardiovascular problems.
पानी की बहुत ज़्यादा कमी यानी डिहाइड्रेशन कार्डियोवैस्कुलर के मसाइल पैदा करती है। द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द एवरेज अडल्ट इज़ 2 लीटर्स पर डे। औसतन एक बालिग इंसान की रोज़ाना की ज़रूरत 2 लीटर वाटर है। Important source of daily water intake are natural water, milk, जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जिस्म के लिए पानी के ज़राए में कुदरती पानी, दूध, रस भरे फल और सब्जियां शामिल हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है डाइटरी फाइबर्स, यानी कि ग़िज़ा में जो फाइबर्स हैं उनका क्या रोल है। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टेबल। डाइटरी फाइबर जिन्हें रफेज भी कहते हैं, इंसान की खुराक का वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता। इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट फूड्स एंड इट मूव्स undigested through stomach and small intestine and into colon। ये मवाद सिर्फ पौधों पर मुश्तमिल खुराक में ही मौजूद होता है और ये बगैर डाइजेस्ट हुए ही मैदा स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरकर बड़ी आंत में आ जाता है। द insoluble dietary fiber travels quickly through small intestine। insoluble dietary fiber स्मॉल इंटेस्टाइन से तेज़ी के साथ गुजर जाते हैं। इट्स सोर्सेज आर व्हीट ब्रैन, सीरियल्स एंड स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके ज़राए गंदम की भूसी, जिसको हम ब्रैन कहते हैं, या अनाज की रोटी, कई सब्जियों और फलों की छिलका वगैरह हैं। These soluble dietary fibers break down as it passes through alimentary canal। सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स एलिमेंट्री कैनाल से गुजरते दौरान टूट जाते हैं। इट्स सोर्सेज आर ओट्स, बीन्स, बार्ले एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनके ज़राए में ओट के दाने, फलियां, जौ और कई फल और सब्जियां शामिल हैं। फाइबर प्रिवेंट्स एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स। फाइबर कब्ज़ से बचाता है और अगर हो तो इसे ख़त्म करता है। अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज़। और इस तरह कब्ज़ से बचाव करके हम कई दूसरी बीमारियों का ख़तरा भी टाल सकते हैं। सोल्यूबल फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल्स। इसके अलावा सोल्यूबल फाइबर्स खून में कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कम करते हैं। Insoluble fiber speeds up the movement of carcinogens, cancer causing agents from the intestine। जो सोल्यूबल फाइबर्स हैं, जो फीसिस में मौजूद कार्सिनोजेंस, जिनसे कैंसर प्रोड्यूस होता है, उन केमिकल को जो स्टूल होते हैं उसके साथ इंटेस्टाइन से बाहर निकाल देते हैं। Fiber supplements such as isbagol husk should be used only with a physician's recommendations। फाइबर वाली इजाफी ग़िज़ाएँ जैसे इसबगोल का छिलका सिर्फ डॉक्टर की तजवीज़ करने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। टेकन प्रॉपरली these supplements may help in constipation and in lowering cholesterol level। अगर इनको मुनासिब तरीके से लिया जाए तो कब्ज़ ख़त्म करने और खून के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।